वो 5 लाख रुपए मांगती हैं कि 5 लाख रुपए अगर तुम दोगे तो मैं इस केस को यहीं सेटल करूंगी, अदरवाइज तुम्हें और तुम्हारे पूरे फैमिली को इसी कोर्ट में घसीटती रहूंगी। इवन दो हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो हम उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, लेकिन महिलाओं का जो कानून है उसमें सिर्फ वक्तव्य दे देने से ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस पर मुकदमे शुरू हो जाते हैं। ना तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या ये केसेस फेक हैं या सही हैं या फेक है। वहाँ से करप्शन शुरू होता है, क्योंकि पुलिस वालों को आप पैसे दीजिएगा तो शायद हो सकता है कि करप्शन जो है वो जो चार्जशीट है आपकी वो कम बनाएंगे, कम उस पर केसेस के धाराएँ लगाएंगे। तो करप्शन वहाँ से स्टार्ट होता है और करप्शन जो है वो जुडिशरी तक जाता है। जुडिशरी में ये चीज़ें जो हैं वो मेरे भाई के करने के बाद, तो शायद आप लोग सोच रहे होंगे नहीं नहीं न्याय जो है वो तो न्याय का मंदिर है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल जो है वो जज लोगों के घर पे पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। अभी रिसेंटली यशवंत वर्मा जो हैं जज हैं, हाई कोर्ट के थे दिल्ली के, उनके घर पे कैश का पाइल मिला था जिसमें वो ब्यौरा नहीं दे पाए और वो कहेगी वो हमारा पैसा नहीं है बचने की वजह से। तो वो पैसा किसी के घर पे ऐसे कोई पैसा लेके जाके रख सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई पैसा जो है वो कैश में रख सकता है वहाँ, और वो भी जजेज के घर पे, है ना। तो आप ये देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो ये कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है कि एक जज जो है वो दूसरे जज को कैसे अपॉइंट करेगा और ये सारी चीज़ें, तो आप देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट उसका फ़ायदा उठा के उसके ऊपर क्या कार्यवाही किया गया। कोई कार्यवाही नहीं किया गया। तो जज का जो भ्रष्टाचार है वो मेरे भाई के केस के बाद अगर आप देखोगे उसको को लिंक करके, तो आप इसे को लिंक कर सकते हो कि मेरे भाई ने जो चीज़ें बताई थी, 5 लाख रुपए वो फैमिली कोर्ट में मांग रही थी पैसे, तो ये जो पैसे मिले हैं तो इस तरह से पैसे जो है वो रूट होता है। 3 करोड़ रुपए का एल्यूमनी का डिमांड किया गया था मेरे ब्रदर के केस में। तो आपको क्या लगता है कि वो 5 लाख रुपए ही सिर्फ मांगे होंगी जज? नहीं, वो उनका सेटिंग होगा उस लड़की के साथ भी कि 3 करोड़ रुपए तुम मांगो एल्यूमनी, मैं सेटल करूंगी 2.5 करोड़ रुपए पे, उसमें से 1 करोड़ रुपए मुझे दे देना। तो इस तरह से नेक्सस चला हुआ है ये। अब ये समझने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को कर्व कैसे किया जा सकता है। ये तो हमारे जो कानून मंत्री हैं या तो ये वो बताएं, या जो चीज़ें अभी चल रही है आप देखे होंगे जगदीप धनखड़ जी जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने बातें करने शुरू कर दी हैं। उन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या हुआ। जो हमारा सिस्टम है उसमें बच्चे को मिलने का राइट नहीं दिया जाता है। इवन दो कि बच्चे को डिमांड की जाती है। मेरे ब्रदर के केस में ऐसा हुआ कि जज के सामने बोला गया कि मेरे जो बच्चे से मिलने का राइट दिया जाए, तो जज जो है उस पर कोई सुनवाई नहीं करती हैं। ना तो वो उसके ऊपर लड़की के ऊपर बोला जाता है कि इसको विजिटेशन राइट दिया जाए, ना कुछ। उसके ऊपर वो मौन धारण कर लेती हैं क्योंकि वो लड़की का मामला है। और लड़की जो है वो एक बच्चे को एज अ टूल की तरह किस तरह यूज करती है वो मेरे भाई के केस में आपने देखा होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसी माँ होगी जो अपने 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में डालती होगी। मेरे ब्रदर के केस में ऐसा हुआ कि निकिता सिंघानिया ने अपने 4 साल के बच्चे को, ये सर्वोदय स्कूल है यहाँ फरीदाबाद में, वहाँ उसने डाल रखा था 4 साल के अपने बेटे को हॉस्टल में। तो सुप्रीम कोर्ट हम गए थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट गए थे हम हेवियस कॉर्पस में कि हमें बच्चे का राइट दिया जाए या बच्चा कहाँ है बताया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं उन्होंने वो बोलती हैं कि बच्चे की जो दादी है वो स्ट्रेंजर है। तो हमारे एडवोकेट ने पूछा कि अगर बच्चे की दादी स्ट्रेंजर है तो वो स्कूल का जो वार्डन है वो उस बच्चे के लिए स्ट्रेंजर नहीं है। तो जज ने हमें अगला डेट दे दिया कि अब अगली सुनवाई में सुनवाई करेंगे। अगले सुनवाई तक जो है उनको बेल हो गई थी और बच्चे को जो है वो आके हॉस्टल से ले गई थी और स्कूल वाले ने भी उस बच्चे को निकाल दिया था, क्योंकि ये मीडिया बहुत ज़्यादा इस केस को उछाल चुकी थी। तो इस वजह से स्कूल वालों ने समझा कि हमारे स्कूल की बदनामी होगी, तो उन्होंने बच्चे को निकाल दिया। तो जज साहिबा जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उस बच्चे से बात करी और उन्होंने हमें ये कह दिया कि इस बच्चे को, वो बच्चा जो है वो सुरक्षित है और हेवियस कॉर्पस में हम बच्चे की सुरक्षा देखते हैं कि बच्चा कहाँ है वो हम प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। बच्चे का अगर कस्टडी चाहिए तो दादी जो है वो लोअर कोर्ट में फाइल कर सकती है। वो उन्होंने ऐसा जजमेंट करके और वो पिटीशन ख़त्म कर दिया गया। तो आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का पावर जो है वो सिर्फ हेवियस कॉर्पस में हमें ये बताया जा रहा था कि हमारा जो है आपने हेवियस कॉर्पस में पिटीशन फाइल किया है तो बच्चा कहाँ है हमारा जिम्मेवारी सिर्फ उतना ही है। लेकिन अगर आपने अभी रिसेंट केस देखा होगा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का पावर लेके
राष्ट्रपति को ये कहती हैं कि आप 3 महीने के अंदर आप कोई भी बिल को पास करोगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि पावर कैसे यूज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन मेरे भाई के केस में उनके पास पावर नहीं था कस्टडी देने का। इवन दो आप सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि उस बच्चे की परवरिश किसके घर अच्छी हो सकती है। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट जो बना हुआ है वो 1890 ईस्वी का बना हुआ है। हमारे देश में जो 1890 में महिलाएं जो होती थी वो आज महिलाएं नहीं रह गई। आज महिलाएं हस्बैंड को मार दे रही हैं, हस्बैंड को जो है वो काट रही हैं, तो वो आज की महिलाएं नहीं हैं। तो हमारे देश के जो ये कानून बनाने वाले लोग हैं उनको भी 1890 से उठ के 2025 में पहुंच जाना चाहिए और उस जो कानून है उसको अमेंड करने की बहुत ज़रूरत है। 1890 के हिसाब से माँ को देना राइट बनता था बच्चे को, लेकिन आज के डेट में माँ को अगर राइट दे दीजिएगा तो हो सकता है गोवा का कांड आपने किसी ने सुना होगा कि बच्चे 5 साल के बच्चे को उसी की माँ ने उसको काट के बैग में भर के कहीं लेके जा रही थी। तो बच्चे की माँ जो है वो आज के डेट में मर्डरर है, मैं ये कह सकता हूँ। तो उसके बाद भी अगर आपके पास डेटा है, आपके पास केसेस हैं, उसके बाद भी अगर आप इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शायद मुझे लगता है कि और कितने अतुल सुभाष होंगे ये मुझे नहीं पता। आप देख रहे होंगे रिसेंटली कि कितने केसेस आ रहे हैं, अतुल सुभाष के बाद कितने केसेस आ गए। इसके बाद भी अगर देश के जो प्रधानमंत्री हैं और जो पार्लियामेंट के लोग हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस देश में कितनी ज़रूरत है एक लॉ लाने की या जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाने की। हमारे इस सत्याग्रह में हमारी 3 डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो कि पहले डिमांड है मेरा कि इस देश में जेंडर न्यूट्रल लॉ हो। दूसरा, एक मेन कमीशन बने जहां पे मेन अपनी बात कर सकें। तीसरा, जो जुडिशरी में करप्शन हो रहा है उस जुडिशरी के करप्शन को रोका जाए। वो किस तरह से होगा ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर जुडिशरी में करप्शन ना हो और जुडिशरी में चीज़ें ठीक ना हो तो शायद मुझे लगता है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। जुडिशरी में अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, टाइमली जजमेंट आए और टाइमली सारी चीज़ें हों। सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को ये कह सकता है कि 3 महीने के अंदर जो है आपको साइन देना है। हमारे देश के हर एक कानून में टाइम बाउंड जो है वो दिया गया है कि आपको इतने दिन के अंदर केस सेटल करना है, लेकिन ये कानून जो है वो जुडिशरी पे लागू नहीं होता है। ऐसा क्यों है? जुडिशरी पे जो टाइम बाउंड होना चाहिए कि टाइम बाउंड के अंदर जो है केस बंद हो जाने चाहिए, वो ख़त्म हो जाने चाहिए, वो आज तक खुद जस्टिस ओकरा साहब हैं शायद सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने खुद ये बात बोला है कि हमारे न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास उठ रहा है। रीज़न कि हमारे देश में जो साढ़े 3 करोड़ या 6 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं उसमें से 30 to 40% केसेस ऐसे हैं जो पिछले 15 साल से ऊपर से केस चलते आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि हमारे देश में जस्टिस डिलेड और की वजह से जो जस्टिस डिनाइड हो रही है, ये सबसे बड़ा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ही दिया है। अभी रिसेंटली संजीव खन्ना जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो अपने उत्तराधिकारी जो नेक्स्ट CJI होना होता है, वो गवई जी को जो है वो प्रस्ताव भेजा है वो बनने के लिए। जो नेक्स्ट हमारे CJI बनने वाले हैं वो गवई जी बनने वाले हैं। उनका मैं केस बताना चाहता हूँ आपको कि उनकी जो बेटी हैं उन्होंने भी अपने हस्बैंड पे 498 और 125 और ये सारे केसेस फाइल कर रखे हैं। तो हम मेन लोग ये समझ सकते हैं कि क्या जजमेंट मिलने वाला है आगे और क्या जजमेंट होने वाला है, ये आप लोग ये समझ सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस मंच से। तो हमें क्या करना है, मैं ये जो हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं जो अभी शादी करने वाले हैं या शादी करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं उनको इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जुडिशरी के बारे में ज़रूर पढ़ें। जुडिशरी में जो लॉज हैं वो पढ़ें और उस पर विचार करें कि उनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं माताओं को इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा। मेरे भाई के केस में तो मैंने अपना भाई खोया है, लेकिन एक माँ ने अपना बेटा भी खोया है। तो मैं आप लोग सभी से ये कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ ये ना देखें कि लड़की अच्छी है, पता चले लड़की कुछ और भी कर रही हो, क्योंकि आज के डेट में ऐसा देख रहे होइएगा आप कि लड़की 10 दिन शादी करके रह रही है, 15 दिन शादी करके रह रही है, उसके बाद फेक केसेस पे जो सिस्टम चले आ रहे हैं कि 10 केसेस 15 केसेस जो हैं वो केस डाल देना है, पूरे फैमिली के ऊपर डाल देना है।
तो पूरे फैमिली जो है उससे सफ़र कर रही है। चाहे वो लड़का शादी कहीं भी गया हो, उसके वहाँ जाना पड़ता है जहाँ उस लड़की का घर है, क्योंकि वो लड़की उस जगह से डालती है जहाँ आपको हैरास किया जा सके। मेरे भाई